हेलो बच्चों, आज हम अपना एनसीईआरटी वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का है। तो जब मेंडल ने एक जीन के इनहेरिटेंस को देख लिया और उसमें उसने पाया कि भाई जो एक जीन का इनहेरिटेंस देख रहे होते हैं उसमें से एक जो पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स में से एक जो होते हैं वो F1 जनरेशन में अपीयर हो रहे होते हैं और दूसरे नहीं अपीयर होते हैं। उन्होंने डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट बताया था उसके आधार पर, और उसी के आधार पर उन्होंने बताया था कि भाई सेग्रीगेशन का प्रिंसिपल बताया था। फिर उसके बाद हमने आपके एनसीईआरटी में जो है वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को भी पढ़ा, जो कि आपकी मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है, मेंडल के हिसाब से नहीं चल रही होती है, उसको भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम देख रहे होते हैं कि भाई इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन किस तरह से होता है। चलिए शुरू करते हैं। Mendel also worked with a cross pea plant that differed in two characters, as is seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape. तो मेंडल ने क्या किया, एक येलो कलर और राउंड शेप वाले प्लांट जो था जिसके अंदर ऐसे सीड्स थे, उसका क्रॉस उसने ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप वाले सीड से करा दिया। देखो, प्रीवियसली मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये पता था कि भाई येलो कलर जो होता है वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट होता है, और उसको ये पता था कि राउंडनेस जो होती है सीड की शेप की वो रिंकल्डनेस के ऊपर डोमिनेंट होती है। तो उसने क्या किया कि अभी एक ऐसा प्लांट चुना जो प्लांट आपका दो कैरेक्टर रखता हो, दोनों मतलब जिसमें कि येलो कलर के सीड हो और साथ ही साथ उसमें शेप भी कैसी हो, राउंड हो। ठीक है ना, तो इनका क्रॉस कराया। फिर मेंडल ने क्या देखा, मेंडल देखा कि भाई उसे F1 कंडीशन में सारे कैसे मिले, येलो कलर एंड राउंड शेप मिले। तो वो तो मिलने ही थे क्योंकि उसने क्या किया था, पहले ही पता था भाई उसने, क्योंकि मोनोहाइब्रिड तो कर ही रखा था, तो वहाँ ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ भी वही हुआ कि येलो कलर जो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेट कर गया। ठीक है ना, और जो राउंडनेस थी वो रिंकलनेस के ऊपर डोमिनेट कर गई। हियर यू कैन टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इज द पेयर येलो ग्रीन कलर एंड राउंड रिंकल शेप वॉज डोमिनेंट। दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें पता ही है। और राउंडनेस जो है वो डोमिनेट करती है किसके ऊपर, रिंकल्डनेस के ऊपर। These result were identical to those that he got made in the separate monohybrid cross. तो ये रिजल्ट उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिले थे सेपरेटली, बिटवीन येलो एंड द ग्रीन सीडेड प्लांट्स एंड बिटवीन राउंड एंड द रिंकल सीडेड प्लांट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट है तो उसने कहा कि भाई उसके लिए सिंबल असाइन कर लेते हैं। सिंबल असाइन करने का मतलब है कि किस सिंबल से आप उसको डिनोट कर रहे हो। यहाँ लिखा है कि लेट अस सी द जीनोटाइपिक सिंबल कैपिटल वाई फॉर द डोमिनेंट येलो एंड सीड कलर स्मॉल वाई फॉर द ग्रीन। राउंडनेस के लिए कैपिटल आर लिया और रिंकल के लिए स्मॉल आर लिया। एंड द जीनोटाइप यानी पेरेंट जो थे वो प्योर लाइन लिए। प्योर लाइन मतलब डोमिनेंट, सारे एलील डोमिनेंट हैं और यहाँ सारे एलील रिसेसिव है। ठीक है, इनका जो क्रॉस कराया आपस में, क्रॉस कराने के बाद उन्हें F1 जनरेशन में क्या मिला, ये मिला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और गैमेट फॉर्मेशन जो हुई थी वो ये हुई थी कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर वाई। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है कि व्हेन मेंडल सेल्फ, जब उसने इसकी सेल्फिंग कराई तो सेल्फिंग कराने के बाद मेंडल को 3/4 F1 देखो, F1 प्लांट ही फाउंड 3/4 ऑफ द F2 प्लांट दैट हैड येलो सीडेड। पूरे टोटल का जो 3/4 था ना उसमें येलो सीड आया और 1/4 आया हैड ग्रीन। तो ये बिल्कुल 3:1 येलो ने अपना वैसा ही दिखाया जैसा कि वो दिखाता है। 3:1 में येलो आया। और इसी तरह देखो द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट इन द 3:1 रेशो। दोनों के दोनों 3:1 के रेशो में सेग्रीगेट हुए हैं। राउंड एंड रिंकल सीड शेप आल्सो सेग्रीगेट इन द 3:1 रेशो। यानी कि दोनों के दोनों जो है वो 3:1 के रेशो में सेग्रीगेट हुए हैं, जैसा कि वो मोनोहाइब्रिड में हुए थे। मतलब यहाँ अगर आप टोटली देखोगे, टोटली काउंट करोगे तो आपको टोटल में येलो 3 मिलेगा और रेशो में, और 1 मिलेगा ग्रीन। और यहाँ टोटल में आपको मिलेगा राउंडनेस 3 में और 1 में ग्रीन मिलेगा। देखिए जैसे आगे दिखाया गया है, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। देखो यहाँ हुआ है कि भाई हमारे जो ये थे राउंड येलो वाले, इसमें क्या हुआ कि भाई यहाँ ये हमने कोई ऐसा प्लांट चुना होगा मेंडल ने। देखो मेंडल को ना क्रोमोसोम की नॉलेज तो थी नहीं, बिल्कुल आपको पता होगा। तो उसने क्या किया कि ऐसा प्लांट चुना होगा जिस प्लांट में क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम पेयर रहा होगा, मान लेते हैं, ऐसा सपोज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम पेयर के ऊपर कहीं पर कैपिटल आर जीन रहा होगा इस तरह से, और कैपिटल वाई जो है वो किसी और दूसरे पर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसका क्रॉस उन्होंने इस प्लांट से कराया था जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें भी क्या होगा, वही होगा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर एक पर क्या होगा, स्मॉल आर जीन होगा, स्मॉल क्या होगा, स्मॉल वाई होगा।
तो इस तरह से कुछ एक प्लांट रहे होंगे भाई, जिनमें कि एक क्रोमोसोम पेयर के ऊपर एक जीन पेयर रहा होगा, दूसरे के ऊपर दूसरा जीन पेयर रहा होगा। इसी तरह जो इसका रिसेसिव पेरेंट्स है उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर सेम नंबर ऑफ जीन पेयर रहा होगा, ठीक है ना, उसी पोजीशन पर रहा होगा। इनका क्रॉस करा दिया आपस में, इनका क्रॉस कराने पर यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो देखो सपोज करो मतलब इस पेयर में से तो ये क्रोमोसोम आएगा कैपिटल आर वाला, इस पेयर में से कौन सा आएगा, ये आएगा स्मॉल कैपिटल वाई वाला। इधर वाले से गैमेट अगर बनेंगे तो इधर वाले से क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, दूसरे से क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा। फिर व्हेन दे विल गेट फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये कैपिटल आर वाला इसके साथ जाएगा। मतलब अगर सपोज करो ये पहले नंबर का था, अगर हम मान लेते हैं कि भाई ये फर्स्ट पेयर था तो ये भी फर्स्ट ही पेयर रहा होगा, तो फिर यहाँ फर्स्ट पेयर दोबारा बनेगा, तो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, और दूसरे वाला जो था कैपिटल वाई वाला उसके साथ स्मॉल वाई आ जाएगा। तो हमारे पास जो है F1 में इस तरह का कुछ हाइब्रिड आ जाएगा जिसमें हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलने वाला है। और ये आर जो था इनकी ये जो राउंडनेस है रिंकलनेस के ऊपर डोमिनेंट है, ये येलोनेस है ये ग्रीननेस के ऊपर डोमिनेट करती है, तो हमें आर आर वाई वाई मिल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद F2 जनरेशन बनाते हैं, और आपको पता है कि भाई F2 कैसे बनाते हैं। F2 बनाने के लिए हमें क्या करनी होती है, इनकी सेल्फिंग करनी होती है, यहाँ पर सेल्फिंग हुई होती है। सेल्फिंग में हम क्या करते हैं, जो हमें F1 में मिला होता है उसका क्रॉस उसके जैसे से ही करा देते हैं, है ना, या फिर सीधा सीधा आपको कहें कि हम सेल्फ पोलिनेशन करा देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, और क्या होगा, तो इनके गैमेट बनेंगे, इनके गैमेट बनेंगे और फिर आपस में हम क्रॉस दिखाएंगे। मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम यहाँ शो करने वाले हैं कि भाई कौन सा गैमेट किसके गैमेट के साथ जा सकता है, तब क्या हो सकता है। तो देखिए ऐसा है कि ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसके अंदर 4 तरह के गैमेट मैक्सिमम बन सकते हैं। मैक्सिमम 4 गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी है। वो किस तरह से बन सकती है, या तो ऐसा हो सकता है, देखिए अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, एक पर्सन की बात करेंगे, इसकी बात करते हैं इधर वाले की, तो इसमें क्या हो सकता है, अगर इसमें कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाता है गैमेट बनाने के टाइम पर, क्योंकि आपको पता है कि भाई पेयर ऑफ हैं तो पेयर में से क्या जाएंगे, एक एक जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चला जाए, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई स्मॉल कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाए, और या फिर ऐसा हो सकता है कि स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाए। तो कुछ इस तरह से 4 गैमेट, 4 प्रोबेबिलिटी हैं बनने की। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई पूरी एक इंडिविजुअल के अंदर आपको चारों तरह के देखने को मिले। एक इंडिविजुअल में आपको चारों तरह के देखने के लिए नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। सेम इंडिविजुअल में आपको 4 तरह के गैमेट देखने के लिए नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि भाई बात क्या है कि अगर ये अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं, अगर इस तरह की कंडीशन बनी हुई है ना, तो एक इंडिविजुअल के अंदर या तो ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है, या फिर ये, या फिर ये। लेकिन हमने यहाँ चारों तरह के लिए होते हैं। तो चारों तरह के लिए होने का मतलब ये होता है कि भाई आप ना पूरा मैक्सिमम पॉपुलेशन में, जितनी बड़ी भी पॉपुलेशन होगी, यहाँ आप एक इंडिविजुअल क्रॉस की बात नहीं करेंगे। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि क्रॉस जो है वो पूरी पॉपुलेशन का हो रहा है, बहुत बड़ी, मतलब 50 प्लांट में ऐसा कराया गया है। तो किसी के अंदर गैमेट ये बन सकता है, किसी में ये बन सकता है, किसी में ये बन सकता है, किसी में ये बन सकता है, या फिर किसी में सारे बन सकते हैं, और फिर फ्यूजन किसी का किसी के साथ हो सकता है, रैंडम फ्यूजन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह का क्रॉस हम कॉपी पे करा के समझाते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, तो हमें गैमेट के नंबर भी सारे लेने पड़ेंगे जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो यहाँ 4 कुछ तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो वो चारों की चारों आपके यहाँ ली जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे है ये कुछ इस तरह का चेकर बोर्ड, इसको हम बोलते हैं। चेकर बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। तो यहाँ चेकर बोर्ड में क्या दिखा के हैं आपको कि भाई आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो हमने एक प्लांट को इधर फीमेल मान लिया है, दूसरे को मान रखा है मेल, ठीक है ऐसा। और तो मेल के 4 गैमेट, मतलब वही सेम गैमेट मेल के बने होंगे और वही सेम गैमेट फीमेल के बने होंगे। 4 गैमेट यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। 4 बनने के लिए आपको समझना होगा कि भाई देखिए, अगर आप मियोसिस को भी समझें थोड़ा सा, तो जिस समय इनमें मियोसिस हुई होगी क्रोमोसोम्स के अंदर, तो इस तरह के कुछ क्रोमोसोम्स रहे होंगे। सपोज करो ये कंडीशन रही होगी मियोसिस के दौरान, ठीक है। तो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जबकि जो दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम था वो ये है, सपोज करो इधर वाला, ठीक है ऐसा है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके ऊपर तो हमने कहा कैपिटल आर जीन है, ठीक है। इसकी कॉपी होगी, इस पर भी कैपिटल आर जीन होगा, इस पर कैपिटल वाई होगा, यहाँ भी कैपिटल वाई होगा, सॉरी है ना, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल वाई वाई होगा, ठीक है।
यहाँ क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, और यहाँ भी क्या होगा, स्मॉल आर होगा। जस्ट अ सेकेंड है, ये पेयर था ना तो इसके कैपिटल आर रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। इसकी कॉपी ये थी, इसमें कैपिटल वाई होगा, यहाँ स्मॉल वाई, ऐसा रहेगा। तो आपको पता है कि भाई मियोसिस के दौरान पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो आजकल तो हमें पता है कि भाई यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। तो सपोज करो अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है, तो यही स्मॉल आर तो ऊपर चला जाएगा और कैपिटल आर नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये यहाँ। तो मेरे कम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ होता है तो क्या होगा, ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो अगर मान लो पूरा ऊपर वाला, क्योंकि आपको पता है मियोसिस के स्पिंडल ऐसे बनता है, और स्पिंडल के बाद जब क्रोमोसोम जो है अपने अपने पोल पर जाते हैं, तो ये वाला जो नीचे वाला क्रोमोसोम है, ये सिंगल वाला, ये वाला जिसमें आपको 2 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे आएगा, ऊपर वाला ऊपर जाएगा। यही तो हमने पढ़ा है मियोसिस में 11th क्लास में। तो भाई होगा क्या कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो भाई एक स्मॉल आर ऊपर चला जाएगा, कैपिटल आर नीचे आ जाएगा, जैसे मैंने बताया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि नीचे जो क्रोमोसोम आएगा उसमें यहाँ पर क्या रहेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर रहेगा, यहाँ पर स्मॉल आर रहेगा, ये होगा। लेकिन भाई इधर की बात करते हैं, तो इधर भी तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है ना, यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, इस पर यहाँ पर भी हो सकता है क्रॉसिंग ओवर। तो ऐसे में क्या होगा, इसमें वाई भी चेंज हो जाएगा, यानी कि इधर जो पेयर पहुँचेगा उसमें एक पे रहेगा कैपिटल वाई, एक पे स्मॉल वाई, ऐसा हो जाएगा। तो अगर दोनों ही जगह क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो भाई कंडीशन ऐसी बन जाएगी ना, ऊपर जो क्रोमोसोम जाएंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद वो ऐसे होंगे, जिसमें क्या होगा, एक आर्म होगी, इस पे यहाँ कैपिटल आर जीन होगा, स्मॉल आर होगा। इधर वाई वाला जो होगा उसमें भी क्या होगा, ऊपर कैपिटल वाई रहेगा, नीचे स्मॉल वाई रहेगा। तो मेरे जो 4 गैमेट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक पॉसिबिलिटी, स्मॉल आर स्मॉल वाई, मियोसिस 2 के बाद की बात कर रहा हूँ, स्मॉल वाई, नीचे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो भाई 4 तरह के तो नहीं बने ना, ये तो 2 ही तरह के बने हैं ना गैमेट, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई अगर मान लो एक जगह पे क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ पर होता है क्रॉसिंग ओवर, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, फिर 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर केवल यहीं पर होता है तो फिर पोजीशन क्या आएगी मेरी, फिर ये आएगी कि यहाँ जो स्मॉल आर आएगा, यहाँ इसके साथ कैपिटल वाई आएगा ना, क्योंकि यहाँ तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होगा। तो फिर क्या बनेगा, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बनेगा और कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा। तो फिर मेरे ये वाले बन जाएंगे 4 गैमेट ना, अगर एक ही जगह पर क्रॉसिंग ओवर होता है। लेकिन अगर दोनों जगह होता है तो फिर 2 ही तरह के बनते हैं। तो 2 तरह के बनते हैं तो फिर 4 तरह के कैसे आए ये पॉपुलेशन। तो हमने क्या किया है, हम पूरी एंटायर पॉपुलेशन के अंदर देख रहे हैं कि कितने गैमेट बन सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये सारे चारों तरह के बन सकते हैं। बने हैं नहीं बने ये अलग बात है, लेकिन बन सकते तो हैं ही, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं। फिर इसका हम क्रॉस देखते हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसका जो कैपिटल आर वाई है, अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है तो ये बनता है। तो इसमें आपको ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल जैसा बन जाता है। इस ट्राइंगल को भी नोट करने की बात है, ये ट्राइंगल जैसा ऐसा बन जाता है ना। तो ये ट्राइंगल जहाँ बन रहा है तो आप इसमें क्या देखेंगे, आपको मिलेगा कि यहाँ पर सारा जहाँ तक ये ट्राइंगल बना है सारे राउंड येलो होंगे। नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, इसमें आपको मिलेंगे सारे के सारे कैसे, येलो रिंकल्ड। और ये आपको 3rd ट्राइंगल है, इसमें आपको मिलेंगे राउंड और ग्रीन। और लास्ट हमारा कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन। तो भाई कुछ इस तरह से हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलते हैं इसमें कि ये राउंड येलो हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये हमारे कैसे हैं, येलो रिंकल्ड 1 2 3 है ना। ये कैसे हैं लास्ट वाले 1 2 3 और ये 1, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बन सकती हैं। सारी बनेंगी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर फीमेल की तरफ से एग में ये आता है तो ये इसके साथ फ्यूज करता है तो ये बनता है, ये इसके साथ फ्यूज करता है तो ये बनता है, ऐसा है। तो ये एक प्लांट या एक क्रॉस के अंदर आपको 16 तरह के ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिल सकती हैं। ये पूरी पॉपुलेशन का रेशो होता है। मतलब हमने 100 प्लांट के बीच में क्रॉस कराया और 100 प्लांट के बीच में क्रॉस कराने के बाद हमें ऐसा हुआ, ये सब मिला, ठीक है ना। तो पूरा जो प्लांट, मतलब हमने प्लांट 1000 हुए और 1000 को गिना, उन 1000 में से मुझे 9 के रेशो में ये मिले राउंड येलो, और 3 के रेशो में ये मिले, 3 के रेशो में मिले ये मिले, ठीक है। तो इसमें आपको क्या रेशो मिलती है, देखिए 9 तो आपको मिलते हैं राउंड येलो, जो हमने बनाए हैं राउंड येलो। तो यहाँ आपको भी पता है ना कि ये राउंडनेस का जो होता है ये रिंकल के ऊपर डोमिनेंट होता है, और ये येलो होता है ये ग्रीन के ऊपर डोमिनेट करता है। तो यहाँ जहाँ भी हाइब्रिड में आएगा वहाँ डोमिनेंट वाले अपीयर हुआ है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ एक और चीज़, अब पीछे बात कर रहे थे कि येलो जो है वो 3:1 के रेशो में आया है। तो
कलर जो है, तो देखो कलर अगर येलो गिनने की बात करते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 3 12 हमारे क्या आए हैं येलो, और 3 हमारे क्या है, 4 हमारे क्या है ग्रीन आए। तो ये रेशियो 3:1 हो गया ना। तो येलो कलर अपना उसी रेशो में आया है 3:1 के रेशो में, जैसा मोनोहाइब्रिड में आया था। और जो रिंकल्डनेस है वो भी आपकी राउंड भी आपका किस में आया, उसी तरह 12:4 में आया है, यानी 3:1 के रेशो में आया है। तो दोनों 3:1 करके हमारा क्या बन गया 9:3:3:1। ठीक है ना। तो ये मेंडल का जो दूसरा आपका वो था क्रॉस, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें कि दो तरह की दो जीनों को एक साथ इनहेरिट करके ये देखा गया है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती होती हैं। मतलब समझ रहे हो बात को, कि भाई ऐसा नहीं है ना कि मतलब अगर हमने शुरुआत में राउंड को येलो के साथ लिया था तो यहाँ पर आपको राउंड येलो के साथ ही मिलेगा, लेकिन हम तो देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई जो राउंडनेस है वो मेरी ग्रीननेस के साथ भी आ रही है। तो ये भी देख सकते हैं ना, येलो मेरा रिंकल्ड के साथ भी आ रहा है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो कैरेक्टर चुने हैं मेंडल ने, मेंडल के अकॉर्डिंग तो जो मेंडल बात कर रहे थे वही होगी। तो मेंडल कह रहे हैं कि भाई मैंने जो कैरेक्टर चुने होते हैं, वो कैरेक्टर मैंने जो चुने हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इंडिपेंडेंटली एक कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर से इनहेरिट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक कैरेक्टर आपका दूसरे कैरेक्टर से इनहेरिट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब इंडिपेंडेंटली का मतलब सीधा सीधा है यार कि अगर ग्रीन है तो वो ऐसा नहीं ना ग्रीन रिंकल्ड के साथ ही रह गया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा है कि ग्रीन आपका राउंड के साथ भी गया है। तो भाई दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन लिंक नहीं होता। तो बाद में पता चला, अभी आप आगे जाकर लिंकेज देखोगे कि ऐसा है कि अगर ये क्रोमोजीन जो है मेंडल के दो द्वारा चुने गए जो कैरेक्टर्स हैं, अगर भाई ये मान लो कि उसी पर एक क्रोमोसोम पर होते, एक ही क्रोमोसोम पर होते और जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम होती, तो फिर ऐसा होता है कि भाई ये जो है एक साथ ही इनहेरिट होते, वो लिंकेज कहलाता है। आप आगे चल के लिंकेज देखेंगे, नेक्स्ट समझेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा। नेक्स्ट देखते हैं, रेशो यहाँ पर लिखा हुआ है वही 9:3:3:1, तो इसको ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, क्या लिखा है 9:3:3:1। ये कैसा है आपका फिनोटाइपिक रेशो है, जीनोटाइपिक रेशो ये नहीं है। जीनोटाइपिक रेशो अगर आपको इसका निकालना हो तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम करते कुछ नहीं है, आसान सा है थोड़ा सा। करते ये है कि भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें 3:1 में मिले थे ना ये, तो करते होते ये हैं कि भाई यहाँ हम क्या करते हैं, इसको रख देंगे इधर ऐसे। जो हमारा 3:1 वाला जो रेशो होता है ना मोनोहाइब्रिड का, भाई ये सीधा सीधा ना ये मोनोहाइब्रिड का ही तो क्रॉस है ना, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस का क्रॉस है। तो हम वही करते हैं कि भाई अगर येलो वाले को का क्रॉस हम इससे करा देते हैं, राउंड वाले से, कलर वाले का क्रॉस शेप से करा देते हैं, सेम उसी रेशो में जो हमारा रेशो में F1 में उसमें मिला था मोनोहाइब्रिड में। तो हमें पता है ना कि ये हमारे कितने होते हैं, 1 मिलते हैं। ये कितने थे, 2 थे। 1:2:1 का क्रॉस 1:2:1 के साथ करा देते हैं। तो ऐसे में आपको जल्दी से क्या पता चल जाएगा कितना इसका जीनोटाइपिक रेशो है, कौन कौन से जीनोटाइप इसमें बनते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं। जैसे कि अगर हम इसका क्रॉस सेकंड वाले का क्रॉस इसके साथ कराएं, तो अगर हम देखें कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y 2 2 जा 4 यहाँ पे लिख देंगे, तो इस पूरा जो हमारा जो ये चेकर बोर्ड है इसके अंदर हमें 4 बार ये मिलेगा कैपिटल R। ये देखो आपको दिख रहा है कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y 1 2 3 4। ठीक है ना। तो अगर आपको ये देखना है कैपिटल R स्मॉल y कितनी बार आया है, तो आप देख सकते हैं कैपिटल R का इसके साथ सीधा क्रॉस करा दो, तो भाई कैपिटल R, ये कैपिटल R है ना, कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, तो ये 1 है, ये कितने होते हैं 1, तो 1:1। तो ये कितना टाइम आएगा, एक बार ये इसके अंदर आएगा पूरे डब्बे में। ये कैपिटल R स्मॉल y कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, क्योंकि 1:1 आ रहा है तो एक ही बार आपको जल्दी से पता लग जाएगा 1:1 है। ठीक है, फिर आपको ये देखना अगर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कितनी बार आता है, तो आप ये देख सकते हैं फटाफट कि भाई कि अगर हम कैपिटल R स्मॉल r इसका क्रॉस इसके साथ करा देते हैं तो ये कितनी बार आएगा 2:1, तो 2:1 है, 2 बार आएगा, यानी कैपिटल R स्मॉल y ये हमारा 2 बार आएगा। तो हम देख सकते हैं 2 बार एक रहा है, दूसरा रहा। ठीक, तो इस तरह से हम अगर इसका पूरे का क्रॉस करा देंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 1
1 is to 2 is to 1, 1 is to 2 is to 1, फिर 2 1 यानी 2, फिर 4, फिर 2, फिर 1, सॉरी ठीक है ना, 4 के बाद ये 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 यहाँ पे, फिर 1 1 और फिर 1 2 और फिर 1। तो ये कुछ हमारा इसका जीनोटाइपिक रेशियो है। तो आपसे पूछते नहीं है तो ये ध्यान रखना फिर भी कि जीनोटाइपिक रेशियो इसका क्या होता है, ठीक है। 1:2:1, 2:4:2 और 1:1, ये होता है जीनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट बताया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो आपका ये जो होता है मतलब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पीछे पड़ा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस वी आर स्टडिंग हियर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो एक लाइन में सीधी सीधी बात है कि भाई जो दो कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे पीछे वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। ऐसा नहीं था कि भाई वो एक उसके ऊपर लगा हुआ था और मतलब ऐसा था कि मतलब अगर जहाँ जहाँ राउंड जाएगा वहीं वहीं येलो जाऊँगा मतलब तेरे साथ ही मरूंगा, ऐसा नहीं था। तो वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। बाद में प्रिंसिपल के रूप में बाहर आया कि भाई एक कैरेक्टर के जो जीन होते हैं वो दूसरे कैरेक्टर के जीन से कोई संबंध नहीं रखते हैं, अलग अलग होते हैं। पर बाद में अभी आजकल पता चल गया कि भाई उनका संबंध होता है आपस में और वो अलग अलग, वो मतलब कई बार ऐसा होता है कि दो कैरेक्टर के जो जीन होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड भी होते हैं। मतलब वो अपने पेरेंट्स से 2 3 4 5 जीन इकट्ठा, मतलब जितने भी डिपेंड करता है, जितने भी आपस में कनेक्टेड होंगे वो एक साथ ही जाते हैं, एक साथ इनहेरिट होते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, Behind the dihybrid cross, the phenotype round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appear in the 9:3:3:1 ratio। तो ये आपका जो रेशियो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशियो है। Such a ratio was observed for several pair of character। तो मेंडल ने बार बार अपने जो कैरेक्टर थे उनके लिए सबके लिए यही क्रॉस करा करा के देखा। फिर कहा कि भाई द रेशियो ऑफ द 9:3:3:1 कैन बी derived as a combination of series of 3 yellow 1 green and round wrinkled। ये वही है ना 3:1 3:1 का रेशियो है, उसका ही है कॉम्बिनेशन। दिस डेरिवेशन कैन बी रिटन इज फॉलोज, यानी कि 3:1 3:1 को क्या कर देंगे 9:3:3:1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन द सच ऑब्जर्वेशन ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन ट्रू ट्रेड्स, मेंडल प्रपोज अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके आधार पर मेंडल ने क्या बनाया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया। The law states that when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of character। तो बिल्कुल ध्यान से आपको यहाँ से लाइन याद रखनी है कि भाई जब आप जो है दो को एक साथ कराते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई when two pair of traits are combined in a dihybrid and segregation of one pair of character पे ध्यान देना है is independent of the other pair of character। यानी सीधी सीधी बात है, एक जीन का जो पेयर है उसका वो दूसरे वाले जीन पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर यही बड़ा हो गया, चेकर बोर्ड बन गया बड़ा हो गया। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द टू पेयर ऑफ जीन ड्यूरिंग द मियोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पोलन ऑफ द F1RR5Y प्लांट। कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन कैपिटल R एंड स्मॉल r, 50% ऑफ द गैमेट हैव द जीन R। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 50% गैमेट में क्या था, जीन कैपिटल R था, एंड 50% है स्मॉल r। अगर उसमें टोटल गैमेट बनते हैं 100 तो उसमें 50 ऐसे होंगे 50 ऐसे होंगे। नाउ बिसाइड ईच गैमेट हैविंग कैपिटल R स्मॉल r इट शुड आल्सो हैव द एलील फॉर y और y। तो एक गैमेट के अंदर भाई दूसरे पेयर से भी तो आया होगा ना, क्योंकि पेरेंट्स तो आपके कैसे थे, जो पेरेंट्स के हाइब्रिड थे। तो अगर हाइब्रिड पेरेंट्स से अगर आप आगे गैमेट बनवाते हैं तो उन गैमेट्स के अंदर जो जीन आएगी वो कलर की भी आएगी और शेप की भी आएगी, दोनों ही आएंगी। तो वेदर दे हैव कैपिटल R विद द स्मॉल y और दे हैव कैपिटल R विद द कैपिटल Y और दे हैव स्मॉल r विद द कैपिटल Y और दे हैव स्मॉल r विद द स्मॉल y। तो द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ कैपिटल R एंड 50% ऑफ R इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ द कैपिटल Y एंड 50% ऑफ Y स्मॉल y। तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो राउंडनेस है, राउंडनेस का जो शेप का जो जीन है उसका अपना जो खुद का उसका इनहेरिटेंस है, उसका जो खुद का सेग्रीगेशन है, उसका जो कलर के जीन से कोई संपर्क नहीं है, वो अपना अलग से 50% करके गैमेट्स के अंदर जा रहा होता है।
एंड देयरफॉर 50% ऑफ द आर स्मॉल आर बियरिंग गैमेट्स, जिसमें 50% गैमेट ऐसे हैं जिनमें स्मॉल आर है, उनमें कैपिटल वाई हो सकता है, और 50% ऐसे हो सकते हैं जिनमें स्मॉल वाई हो सकता है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली 50% ऑफ द कैपिटल आर बियरिंग गैमेट हैज़ कैपिटल वाई और द सम हैव स्मॉल वाई। यानी सीधे सीधे बात है कि अगर 100 बन रहे हैं तो 25 होते हैं, ऐसा बन सकता है, ऐसा बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये अलग बात है। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ऐसा बन सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईच विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। When you write down the 4 type of egg and pollen on the 2 side, जब आप इसका क्रॉस कराते हो तो आपको 16 स्क्वायर मिलते हैं, यानी 16 जो हैं जाइगोट बनते हैं टोटल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट ही बनेंगे। एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ फॉर्म। तो भाई जीनोटाइप आपको पीछे मैंने क्रॉस करके बताया, यहाँ मैं बता भी देता हूँ कि आपको टोटल जो जीनोटाइप मिलेंगे वो 9 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9 जीनोटाइप आपको मिलेंगे इसमें पूरे में, और जो फिनोटाइप है वो आपको 4 मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको बताया गया है पीछे। नोट दैम डाउन द फॉर्मेट, तो नीचे यहाँ जगह बनी हुई है, यहाँ पर हम लिख देंगे 9 जीनोटाइप फाउंड और जो है 4 फिनोटाइप फाउंड। 9 जीनोटाइप आपको मिल जाएंगे पीछे जो मैंने डब्बा बना के दिखाया था आपको उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ के बाद शुरू होती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका सीधा सीधा मतलब ये है भाई कि जो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस होती है। तो देखो पहले मेंडल जो बेचारे थे उनको तो बिल्कुल नहीं पता था क्रोमोसोम के बारे में, कोई आइडिया नहीं था। मेंडल के पास तो क्रोमोसोम के लिए कुछ नहीं था ना, मेंडल को पता ही नहीं था। मेंडल तो ये कहा था सीधे सीधे कि भाई जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, उनको कहा था। मतलब मेंडल ने कहा कि भाई कैरेक्टर्स को ना फैक्टर्स कंट्रोल करते होते हैं, और फैक्टर अगर इन पेयर और गैमेट बनाते हैं, फैक्टर एक फैक्टर आगे आता है और फिर वो फैक्टर दोबारा फ्यूज करते हैं, दोबारा पेयर में हो जाते हैं, और वो पेयर में जब जिस समय आते हैं, पेयर में आने के टाइम पर वो मिक्स भी नहीं होते हैं, और फिर दोबारा जब वो दोबारा से उनमें गैमेट बनते हैं तो दोबारा अलग अलग हो जाते हैं। ये बताया था मेंडल ने ना। लेकिन मेंडल का तुक्का देखो कितना बड़ा, मेंडल ने एकदम तुक्का मारा है, तुक्का ही था एक तरह से कि भाई इतना। मेंडल ने बताया कि उसको पता भी नहीं था क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, लेकिन फिर भी उसको पता था कि पेयर में होते हैं। तो बाद में जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, क्रोमोसोम को देखा गया, तो देखा कि क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस, जिस समय मियोसिस चल रही होती है, तो अगर मान लो किसी ने मियोसिस को ऑब्जर्व किया तो वो देखेगा कि भाई जिस तरह से क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहे होते हैं, और क्रोमोसोम जो है मियोसिस के दौरान अलग अलग सेल्स में जा रहे होते हैं। तो उसी तरह मेंडल ने बताया था, मेंडल ने भी यही बताया था कि भाई जो है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर अलग अलग होते हैं, यही बताया था सीधा सीधा। तो यहाँ जो है सारी बात वो फैक्टर्स जो थे मेंडल के, इन्होंने क्या किया, मेंडल वाले फैक्टर को क्रोमोसोम से संबंधित कर दिया, यानी जो क्रोमोसोम्स है वो फैक्टर हैं। बाद में ये पता चलेगा कि भाई क्रोमोसोम के ऊपर तो कई कई जीन्स भी होती हैं, इसके बाद पता लगेगा कि भाई इसके ऊपर जीन्स होती हैं, फिर ये थ्योरी जो है वो जीन की हो जाएगी, क्रोमोसोम की नहीं रहेगी। तो अभी क्या करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी देखते होते हैं क्या बताया है। लिखा मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन्स इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड 1900। तो भाई मेंडल बेचारे, मेंडल के मरने के बाद भी 30 साल तक ऐसा नहीं पता चला कि क्या हुआ था, क्योंकि उस टाइम दुनिया में डार्विन का नाम था, डार्विन को लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। फिर लिखा फर्स्टली communication was not easy in those days, his work could not be widely published. सेकेंडली दूसरी बात, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बताओ मेंडल की सफलता के कारण क्या नहीं थे, तो आपको बताना है कि इसलिए नहीं था क्योंकि भाई एक तो उसका कॉन्सेप्ट जो जीन का था, फैक्टर का था, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स व्हिच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर। ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई उसका जो उन्होंने कहा था भाई जो फैक्टर हैं, फैक्टर जो हैं वो स्टेबल होते हैं, वो जो है वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, और उसमें पेयर में होते हैं और वो मिक्स भी नहीं होते हैं। एंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई कंटेम्प्रेरीज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर अपेरेंटली कॉन्टीन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर। तो ये वेरिएशन आ रहा था ना नेचर में लगातार, मतलब वो डार्विन का चल रहा था उस टाइम पे ना, तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, कोई फैक्टर फुक्टर कुछ नहीं होता है, कुछ और ही लोगों के दिमाग में थी बातें। तीसरी बात इसमें ये थी कि मेंडल की जो अप्रोच थी ना, वो मेंडल ने क्या किया, मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में लगा दिया था, प्रोबेबिलिटी। तो ये भी लोगों को रास नहीं आया, लोगों ने कहा कि ये क्या बकवास, क्या ही बकवास है फालतू की, ऐसे करोगे तो ऐसे हो सकता है। तो बाद में इतना बड़ा एरिया बन गया, मतलब फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल बन गए, मरने के बाद ऐसा हुआ है। तो लिखा है कि टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेनन वाज टोटली न्यू एंड इनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम।
फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट्स। तो फैक्टर जो है वो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, अलग अलग होते हैं। भाई उनको नहीं पता था बिल्कुल भी कि क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन। उन्होंने तो कहा था हर एक का फैक्टर सेल में पड़ा रहता है, कहीं कुछ नहीं पता कहाँ पड़ा रहता है, ऐसे उसने कहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मतलब ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, प्रूफ कुछ नहीं दिया था उन्होंने, ऐसी बकवास कर दी थी मेंडल ने। लेकिन वो सही रहा, उसका काम जो भी था वो ठीक रहा। बाद में ऐसा हुआ कि जो 1900 के लगभग समय पर, देखो ये 35 साल बाद की बात है मतलब, तो 3 साइंटिस्ट, सवाल आता है कि किसने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। तो आपका जो आंसर होता है वो ये होता है डी वरीज कार्ल कोरेंस। इन्होंने जो है मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। ठीक है, इन्होंने डी वरीज कार्ल कोरेंस ने, और तीसरा था शेरमार्क। इन्होंने तीनों ने मेंडल के काम को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर, भाई ध्यान रखना इस बात का, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करने का मतलब होता है कि ये एक लैब में एक जगह पे काम नहीं कर रहे थे, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क। फिर बाद में जो है इन्होंने इंडिपेंडेंटली उसके काम को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो जो मेंडल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स है जिनको मेंडल लॉ बोलते हैं, वो एक्चुअली में इन्होंने दिए हैं, कार्ल कोरेंस ने दिए हैं। फिर लेकिन 2 उनमें से इन्होंने दिए हैं, कोरेंस ने। ठीक है, फिर लिखा है मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स आल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो अभी क्या है, लोगों ने सेल डिवीजन देख लिया था आराम से, सेल डिवीजन में पता चल रहा था क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर लिखा है दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल और डिवाइड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन। तो लोगों ने देखा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं कि जो सेल डिवीजन के समय से पहले डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके कॉपी बना लेती हैं, और मतलब डिवाइड करके कॉपी बनाती हैं, तो मतलब इसका मतलब ये आगे अपनी जो सेल्स हैं उनको देंगी, प्रोजेनी को देने वाली हैं, इसलिए कॉपी बनाई है। दीज वर कॉल्ड एज ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब कलर्ड बॉडीज। ठीक है, दे वर विजुअलाइज बाय स्टेनिंग। तो इनको एक स्टेन से अगर आप कलर करते हो तो आपको यहाँ दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनका नाम जो है वो क्रोमोसोम रख दिया गया था। बाद में 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। देख लिया गया कि भाई क्रोमोसोम किस तरह मूवमेंट करते हैं मियोसिस में। तो भाई ये जो बेचारे थे कौन थे, वॉल्टर सटन बोवेरी। तो सवाल ये आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, तो ध्यान रखना सटन एंड बोवेरी ने दी थी। लिखा है वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। इन्होंने नोट किया कि जिस तरह से क्रोमोसोम जो है वो बिहेव कर रहे हैं, तो वही बिहेवियर जो है वो जीन का होगा। बात समझ है, मैं जीन नहीं पता था, जीन मतलब फैक्टर, यहाँ फैक्टर आना चाहिए था। दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन। तो भाई बाद में पता लगा ना, इस टाइम तक तो जीन का पता नहीं था। तो इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से मेंडल के फैक्टर बिहेव कर रहे थे ना, कि भाई मेंडल के फैक्टर जो है वो आगे जा रहे हैं, आगे जाने का मतलब होता है कि भाई एक पेयर में से एक आगे जाता है। तो इन्होंने देखा कि भाई क्रोमोसोम भी पहले पेयर बनाते हैं, फिर वे मियोसिस के दौरान मियोसिस 1 होती है, मियोसिस 2 होती है, और देन दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग हो रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जीन के पैरेलली काम चल रहा है, जैसे जीन या मेंडल के फैक्टर चलते थे इस तरह ही। फिर लिखा है क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। ठीक है, उन्होंने क्या करा, मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया। ठीक है, सारी बात मतलब घुमा फिरा के क्रोमोसोम के मूवमेंट के ऊपर ले आए, और उन्होंने मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा। यहाँ लिखा है कि रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। माइटोसिस में आपने जो देखा था पहले 11th में इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस में जो देखा था रिडक्शन डिवीजन, उसको याद करो। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट आर द क्रोमोसोम एज वेल जीन अकर इन पेयर। तो ये ध्यान रखना, जीन भी पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, पता ही है तो हमें, क्योंकि जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक पोजीशन पर जो जीन होता है दूसरी पोजीशन पर वही जीन होता है दूसरे क्रोमोसोम में भी, है ना। ऐसा नहीं होता ना भाई, अगर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सपोज करो अगर ये क्रोमोसोम पेयर है, तो इसमें अगर यहाँ पर कोई जीन है, जीन मान लो यहाँ हाइट का है, तो यहाँ भी हाइट का जीन है, वेदर इट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी इट डिपेंड्स, बट द जीन इज सेम। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर हो तो जीन भी होते हैं सेम लोकेशन पर, सेम पेयर में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि द 2 एलील ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ध्यान से यही बात यहाँ लिखी है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पर 2 एलील पेयर, अगर एक एलील पेयर है ना, तो उसके जो दोनों जीन होते हैं मतलब दे आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन। द 2 एलील ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस साइट पर होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, समझ आई बात को क्या लिखा हुआ है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बता रखे इन्होंने आगे। तो भैया इन्होंने एक डायग्राम बना के दिखाया है, वही मियोसिस वाला है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके इसको ऐसे ना देखें, इसको आप ऐसे देखें जैसे ये सही है। यहाँ पर ये मेटाफेज दिखाई है इन्होंने, ये मेटाफेज है, ठीक है। इसके बाद एनाफेज दिखाती है सीधा, ये दिखा है ऊपर एनाफेज। तो मेटाफेज में, यह मेटाफेज के बाद जस्ट एनाफेज हो रही है, मतलब ये मेटाफेज हुई है, फिर ये मियोसिस बन के एनाफेज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे ना, ये अपने अपने पोल की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ये भी क्या हुआ, उसके बाद सीधा ही मियोसिस 2 में ले गए। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम जीन की बात करते हैं ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इस क्रोमोसोम के ऊपर मेरा जो जीन था वो कैपिटल वाई था, तो भाई इसका जो पेयर था इसके ऊपर स्मॉल वाई रहा होगा। यहाँ जो हमारे ये बेचारे जो दूसरे वाले हैं, इनके ऊपर जो जीन होगा वो कैसा होगा, उसको मान लेते हैं यहाँ वाले को कैपिटल आर, इसके होमोलोगस पे रहा होगा स्मॉल आर, ये है ना। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि अभी बाद में इनकी कॉपी बनेगी, कॉपी बनने के बाद यहाँ क्या रहा होगा, कैपिटल वाई वाई रहा होगा दोनों कॉपी पे। तो इन्होंने क्या दिखाया, क्रॉसिंग ओवर की तो बात ही नहीं की है, मतलब यहाँ क्रॉसिंग ओवर जैसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने जस्ट सेग्रीगेशन दिखाया। तो कैसे अलग होते हैं, स्मॉल वाई रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा, वही कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि कैपिटल वाई यहाँ पर आया है, इसके साथ कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, और इसके साथ है स्मॉल आर, ये क्या है, कैपिटल आर। तो भाई हमारा जो गैमेट बन सकते हैं वो कैपिटल वाई कैपिटल आर बने हैं, यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर बने हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये कुछ 2 तरह के गैमेट हमारे फॉर्म हुए हैं। तो अगर हम इसको गैमेट फॉर्मेशन देखें, समझने की कोशिश करें, तो हमने यही देखा है कि भाई मियोसिस हो रही है, और मियोसिस होने के बाद जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे वो कुछ इस तरह से सेग्रीगेट होते हैं। अगर मान लो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाता, भाई क्रॉसिंग ओवर तो होता है ना मियोसिस में, तो अगर यहाँ एनाफेज से पहले एक पोजीशन आती है, उस पर जाकर के अगर यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो भाई क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, जीन का एक्सचेंज हो जाएगा ना, कैपिटल वाई उधर से उधर चला जाएगा, स्मॉल वाई इधर से इधर आ जाएगा, तो फिर मेरे गैमेट यहाँ बदल जाते। लेकिन ये बिना क्रॉसिंग ओवर के आपको दिखाया गया है, सिंपल सेग्रीगेशन, जस्ट दे वांट टू शो यू सेग्रीगेशन। लिखा है मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विद 4 क्रोमोसोम एंड कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल फॉर्म। तो हमें पता है कि भाई दे आर गैमेट्स, गैमेट को बोलते हैं जर्म सेल। तो ये किस तरह बनते हैं हमें पता है पहले से ना, ये सेग्रीगेशन भी हम समझ सकते हैं सेग्रीगेट कैसे होते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे अगले पेज पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इस टेबल में इन्होंने ये कंपैरिजन दिखाया जीन के और क्रोमोसोम के बीच में। तो ये थोड़ा सा अजीब तरह का है टेबल, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि भाई कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द जीन। तो भाई ये पहला जो टेबल है ए है बी है, ये नहीं बताया कि टेबल जो क्रोमोसोम कौन सा है, जीन कौन सा है, बस ये आपको बताना है कि कौन क्रोमोसोम है कौन जीन है। तो आपको पढ़ना है कि भाई क्रोमोसोम भी आपके पेयर में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जीन भी आपके पेयर में होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये लिखा है सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनते हैं तो क्रोमोसोम आपके, अगर हम इसको एक टेबल को क्रोमोसोम मान लेते हैं पहले वाली को, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसी तरह भाई जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लगी होती हैं हमें पता है, तो जीन भी तो सेम टाइम में सेग्रीगेट करेंगे ना। जिस टाइम क्रोमोसोम उधर जा रहे थे अपने पोल की तरफ या अलग अलग गैमेट में जाते हैं, तो जीन भी जाते हैं साथ साथ में ही। फिर यहाँ थोड़ा पॉइंट है, लास्ट थर्ड वाले में थोड़ी बात फंसी हुई है, थोड़ा ध्यान से देखना। लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर्स, यानी पहला पेयर क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, पहला पेयर क्रोमोसोम दूसरा पेयर क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। लिखा है वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। तो यहाँ जो बात की गई है, थोड़ा लास्ट वाले में जो बात की गई है वो ये है कि एक पेयर जीन का, अगर हम इसको पढ़ें कि एक जीन का पेयर दूसरे जीन के पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, एक जीन का पेयर जो है वो दूसरे वाले से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करता है जब तक कि वो लिंक्ड ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये टेबल लिंकेज नहीं बता रही है, जब तक लिंक्ड ना हो। मतलब अगर 2 जीन ऐसे हैं कि उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ही कम है ना, बहुत जगह कम है, मतलब वो 2 बिल्कुल ही यूनाइटेड हैं, तो वो भाई किसी भी तरह से सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकते हैं, तो वो फिर इकट्ठा ही जाएंगे। बहुत रेयर चांस है, अगर 100 बार में से एक बार में कहीं ऐसा हो कि वो एक साथ ना जाएं, अलग अलग जाएं, ठीक है। तो 2 जीन अगर लिंक्ड होते हैं तो भाई वो अलग अलग सेग्रीगेट नहीं होते हैं, परंतु अगर भाई वो
अलग अलग थोड़ी सी दूर हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे से अलग अलग सेग्रेट करते हैं। तो ये जो पहले टेबल है यार, ये अच्छे से समझा रही है क्रोमोसोम को। ये लाइन क्रोमोसोम के लिए भी और जीन के लिए भी काम करती है, पर ये जो लाइन है लास्ट वाली, ये क्रोमोसोम के लिए काम नहीं करती है, जीन के लिए काम करती है। ठीक है, ये वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये लाइन जीन के लिए चाहिए, बल्कि क्रोमोसोम के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होती है। ये दोनों के लिए सुटेबल होती है, पर इसको पहली टेबल को हम क्रोमोसोम कंसिडर कर लेते हैं, दूसरी टेबल को हम जीन कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस, जैसे कि अपने एनाफेज देखी थी, द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज, दोनों पेयर जो है वो मेटाफेज पर अलाइन करते हैं, बीच में मेटाफेजिक प्लेट पर आते हैं। आपको पता है ना, जब मियोसिस होती है तो मेटाफेजिक प्लेट बनती है, उसमें आते हैं बीच में, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इसी लाइन के बेस पर ये अगले वाले जो डायग्राम बने हुए हैं इसी लाइन पर बने हुए हैं। फिर लिखा है टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम। इफ द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 को हम ध्यान से देखते हैं क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा क्या है ये। तो भाई यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए पॉसिबिलिटी 1 और 2। तो भाई आप क्या समझ रहे हो, देखो ऐसा है कि ये जो आपका यहाँ जो कंडीशन है, इसको आप अगर हम इसको रोटेट कर लें थोड़ा सा, मतलब अगर इसको हम घुमा लें, आप हमें घुमा तो सकते नहीं उसको, तो अगर इसको घुमा लेते हैं तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ते होते थे ना, अब मतलब मियोसिस में पोल बना करके। तो आपकी बुक में क्या किया है, थोड़ा इस तरह से दिया है, मतलब इधर पोल है, जिधर इन्होंने स्पिंडल फाइबर बताए हैं ना, उधर इन्होंने क्या बताया है, पोल बताया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको पलट लेते हैं ताकि ये आपकी समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देखते हैं, देखो अब आपकी सही से समझ में आएगा कि क्या दिखाने की कोशिश की गई है। तो आप पहले पॉसिबिलिटी 1 को देखिएगा, इसको पहले पॉसिबिलिटी 1 को हम देखते होते हैं। तो इसमें आपको दिखेगा कि भाई अगर मान लो ये सेल, ये क्रोमोसोम थे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये सेल के सेंटर पे आ गए हैं, मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेजिक प्लेट के बाद एनाफेज हो रही है, क्रॉसिंग ओवर अभी भी ये नहीं दिखा रहे हैं, वरना कलर एक्सचेंज दिखाते, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो भाई मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो जीन है, इस ब्राउन पे मान लेते हैं कैपिटल वाई जीन है, यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर कैपिटल वाई जीन मान लेते हैं। तो इसका कॉपी होगा, यहाँ भी कैपिटल वाई होगा, इधर क्या होगा, स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई होगा। और दूसरे जो हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दूसरे वाला जो है, उसके ऊपर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर रहा होगा कैपिटल आर जीन, इसकी कॉपी पे कैपिटल आर, स्मॉल आर नीचे रहा होगा, इस पे भी स्मॉल आर रहा होगा। फिर ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाने के मतलब दो सेल बन जाते हैं। देखो मियोसिस 1 के बाद आपको पता है ना 2 सेल बन जाएंगे। दूसरे वाले में फिर से सेग्रीगेशन दिखाया है, दूसरे वाले में फिर से सेग्रीगेशन हो रहा है, और फिर से सेग्रीगेशन होने में आपको क्या दिख रहा है कि जो आपका कैपिटल वाई जिसको हमने असाइन किया है ना, जिसको हमने क्या बनाया है, कैपिटल वाई बनाया है, ये वाला, ये कैपिटल वाई है, और ये हमारा कैसा है, कैपिटल आर है। ठीक है ना, और ये हमारा कैसा है, स्मॉल वाई है, इस पर क्या है हमारा, स्मॉल आर है। तो ये अलग हो गया हमारा, ये एक सेट हमारा अलग हो गया और एक सेट हमारा अलग चला गया। अभी क्या है, इनके दोनों के जो क्रोमेटिड है, क्योंकि आपको पता है मियोसिस 2 होती है तो क्रोमेटिड भी अलग अलग होते हैं, अब इनके क्रोमेटिड भी अलग अलग होंगे मियोसिस 2 के बाद। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई कैपिटल आर यहाँ गया, कैपिटल वाई यहाँ गई, कैपिटल आर गया, कैपिटल वाई गई, और यहाँ स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो 4 गैमेट बन जाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। लेकिन मेरी तो ये कैसा था, ये ऐसा था, तो इसमें तो 4 तरह की पॉसिबिलिटी आने की संभावना है, लेकिन यहाँ तो नहीं आई है। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता, अगर भाई मान लो यहाँ क्रॉसिंग ओवर दिखा देते इस पॉइंट पर, तो भाई शायद से 4 बन जाते, क्योंकि ये स्मॉल वाई ऊपर चला जाता, कैपिटल वाई नीचे आ जाता। जबकि यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी नहीं आई, 2 तरह के गैमेट बने हैं, तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर तो नहीं हुआ है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं? तो आपको जो मैं लाइन अभी पढ़ के सुना रहा था, ये कह रहा था कि भाई ड्यूरिंग एनाफेज मियोसिस 1, एनाफेज 1 मेटाफेज मान लो या एनाफेज मान लो, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही ये कैपिटल आर वाला और ये कैपिटल वाई वाले दोनों क्रोमोसोम एक ही प्लेन पर आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन और ये ऑरेंज एक ही प्लेन पर आए। अरे भाई पेयर को प्लेन में आना है ना, पेयर को आना है, ये पूरा पेयर है, ये पूरा एक पेयर है, ये पूरा एक पेयर है। तो पेयर को लगना होता है सेल के सेंटर पे। तो पेयर जो है वो किधर से भी लग सकता है ना, स्मॉल आर वाला जो ये क्रोमोसोम है ये ऊपर आ सकता है उधर की साइड पे, ये नीचे आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या फिर ये पलट सकते हैं। तो किसी एक इंडिविजुअल में एक ही चांस बनता है, या तो ये ऐसा होगा और किसी दूसरे इंडिविजुअल में पलट के हो सकता है, इधर येलो वाला ऊपर चलाए और ये वाला नीचे आ जाए, ये दूसरे इंडिविजुअल में हो सकता है।
तो भाई दो तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अगर आप क्रॉसिंग ओवर भी नहीं दिखाना चाहते हैं तब भी आप 4 तरह के गैमेट कैसे बन सकते हैं इस पर बात करना चाहते हैं। तो क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है, क्रॉस जो है वो आपकी पॉपुलेशन के बीच हो रहा है, पूरी पॉपुलेशन में हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसी इंडिविजुअल में तो इस तरह का अलाइनमेंट होगा जो अपने यहाँ देखा, और किसी दूसरे इंडिविजुअल में जो अलाइनमेंट होगा वो किसी दूसरी तरह का होगा जो कि आप नीचे की साइड पे देखेंगे, ठीक है ना। जिस तरह से एक ये वाला सपोज करो यहाँ से ये वाला, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर, जिस पर हम जो ये जो था आर, जो लाल रंग का जो क्रोमोसोम है, इस पर हमने स्मॉल आर लिखा था ना, यहाँ पर ये हमारा कैपिटल आर था ग्रीन वाला, ये कैपिटल आर नीचे आ गया और स्मॉल आर चला गया ऊपर। तो ऐसे में जब ऐसा होगा तो भाई हमारे क्रोमोसोम्स क्या बनेंगे, ये कैपिटल वाई था, इसके साथ क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। गैमेट क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये क्या होगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या बन गए, देखो ये अलग गैमेट बन गए। ऊपर कैसे गैमेट बने थे, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर वाई, ये बने थे। तो हमारे टोटल तो पॉपुलेशन में तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। एक इंडिविजुअल में नहीं बन सकता बिना क्रॉसिंग ओवर के, लेकिन पॉपुलेशन में तो बन सकते हैं ना, क्योंकि इन्होंने यहाँ लिख के दिया है एनसीईआरटी ने कि ड्यूरिंग द अलाइनमेंट एट द मेटाफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 द बोथ पेयर, एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर से अलग तरीके से यहाँ पर अलाइन हो सकता है। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो उसके साथ में ही अलाइन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों इकट्ठा ही अलाइन होंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि भाई आप ज़बरदस्ती कह रहे हो कि भाई वो इस तरह से अलाइन होंगे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ हमारे अगर हम क्रॉसिंग और भी नहीं पढ़ते हैं तो भी हमारे 4 तरह के गैमेट बन जाते हैं। ये आपको सेग्रीगेशन समझ में आ गया होगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लिखा है कि सर्टन एंड बोवेरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। यानी अगर ये क्रोमोसोम का पेयर का हो रहा है अलग, मतलब अगर क्रोमोसोम के पेयर अलग जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जो जीन है वो भी अलग जा रही है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर क्रोमोसोम अलग जा रहे हैं तो जीन भी अलग से जा रही होगी, क्योंकि जीन भी क्रोमोसोम पर अटैच होती है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of spectra they carried. Sutton united the knowledge of the chromosomal segregation. उसने क्या करा, क्रोमोसोमल की सेग्रीगेशन की जो मियोसिस की नॉलेज थी ना, उसको मेंडल के साथ डाल दिया और कह दिया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो इनहेरिट होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। बाद में क्रोमोसोम्स के बारे में पता लगा कि इनके ऊपर जीन्स होते हैं, बाद में पता चला, और फिर ये थ्योरी जो है जीन पर आ गई क्रोमोसोम के बजाय। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। लिखा है कि फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थॉमस हंट मॉर्गन जो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी कर दी बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। तो उन्होंने कहा कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो वेरिएशन आते हैं, भाई देखते तो थे ही ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं और जो उनके बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ वेरिएशन होता है। तो ऐसा क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर कुछ किसी पॉइंट पर कुछ चेंज आता होगा, वो चेंज ही क्या कराता है, वेरिएशन कराता है। तो यहाँ से मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत का पता चला, समझ में आई बात कि जब गैमेट बनते हैं तो इसका मतलब कुछ चेंज आता है। वरना अगर देखो चेंज ना आता, अगर क्रॉसिंग ओवर ना होता ना, तो गैमेट जो है वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही बनते रहते और कैरेक्टर जो है वेरिएशन ना आता, जबकि वेरिएशन भी आता था। तो वेरिएशन आता तो इसका मतलब समझ लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ राज की बात छिपी हुई थी। फिर लिखा है मॉर्गन वर्कड विद टिनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ये इसके साथ काम किया इन्होंने, विच वर फाउंड वेरी। तो यहाँ से आपसे पूछते हैं कि भाई मेंडल ने मॉर्गन ने इसको ही क्यों चुना, ड्रोसोफिला को। तो यहाँ लिखा है विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है इनकी लाइफ साइकिल छोटी सी होती है, कुछ हफ्तों की, तो आप इसको देख सकते हैं क्या इनहेरिटेंस आ रही है। इसमें आप ए सिंगल मेटिंग से कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि भाई क्या क्या कैरेक्टर किस तरह इनहेरिट होते हैं। एंड देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल, आप सामने से मेल और फीमेल देख के पहचान सकते हैं। and easily distinguishable. Also it has many type of hereditary variations that can be seen with low power microscope. मतलब आप आराम से इसमें इनहेरिटेंस को देख सकते हैं ड्रोसोफिला में। तो मॉर्गन ने इसलिए इसको चुना। बोर्ड में आपको यहाँ से लिखना होता है क्यों चुना। फिर मॉर्गन जो थे अपनी स्टडीज़ के आधार पर इस बात पर पहुंचे थे लिंकेज पर। तो भाई लिंकेज और रिकम्बिनेशन यानी वेरिएशन कैसे आता है और लिंकेज क्या है।
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी जीन जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट कैसे होती हैं, मतलब वेरिएशन कैसे आता है, और जीन जो है एक साथ कैसे जाती हैं, ये भी दोनों चीज़ें इसी से जानेंगे। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक का आप आज पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सब चीज़ें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपसे बनने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।